कल हम लोगों ने क्या देखा था, पार्ट 8 को देखा था, जिसका नाम था क्या, कहा, को और के। इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया भी था, शब्द अर्थ भी बताया भी और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट के अर्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको लेकिन इस पार्ट को पढ़ने से पहले ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, उसको देखिए। कहा, को और के, का, के, का, इसका अर्थ होता है कौन। इसको प्रयोग करते हैं कौन, दो के लिए, यानी जहाँ दो व्यक्ति होंगे वहां पर इसका प्रयोग होगा, और इसका प्रयोग होगा जहाँ सब होंगे, कौन, सब। यानी दो से अधिक लोग होंगे तो होगा के का, दो होंगे तो कौ का, और एक होगा तो कहा का। कहा का अर्थ होगा कौन, कौन दो, के कौन सब। ऐसे ही यही अर्थ इसका का अर्थ होगा कौन, के का अर्थ कौन दो के लिए इसको प्रयोग किया जाएगा जहाँ दो लोग होंगे, और जहाँ दो से अधिक होंगे वहाँ पर कहाँ का प्रयोग किया जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन पार्ट को पढ़ने से पहले एक बार फिर से इसको जान लेना चाहिए ना, ताकि हम अर्थ को अच्छे से समझ सकें। लेकिन देखिए, इस आवाज़ सोच रहे होंगे इसका अर्थ भी कौन, इसका अर्थ भी कौन, इसका अर्थ भी कौन दो, इसका अर्थ भी कौन दो, इसका अर्थ कौन सब और इसका अर्थ भी कौन सब। यही मेन चीज़ है जो इस चैप्टर में आपको याद रखनी है कि ये तीन जो है ये प्रयोग किए जाते हैं पुल्लिंग के लिए, ठीक है। और ये सब जो है ये का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। दोनों का अर्थ तो सेम है, देखिए कौन, ये भी कौन दो, ये भी कौन दो, कौन सब, ये भी कौन सब। तो क्या होता है, बच्चों को ये पता होता है कि कौन सा है तो चेक का लगा दो, चेक का लगा दो। तो इस बार इस चक्कर में इस वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं कि कहाँ का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ का प्रयोग करना है, कहाँ करना है। वो केवल ये देखते हैं अगर कौन है तो कुछ भी लगा दो, जो उन्हें याद रहता है, चाहे वो कहाँ हो चाहे वो कहाँ हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कहा, के है, इनका प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। जो कहा, के, कहाँ है, उनका प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे और ये आपको नहीं पता होगा तो आप स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर लेंगे, पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लास्ट टाइम में जब एग्जाम हुए थे आप लोगों ने कॉपी दिखाई थी तो कुछ स्टूडेंट थे जिसका ये कहना था केवल मैम इतना ही तो गलत हुआ, बाकी तो सब ठीक था। लेकिन अब आप ही बताइए, जहाँ स्त्रीलिंग पूछा जाए वहाँ आप पुल्लिंग कर लें, जहाँ पुल्लिंग पूछा जाए वहाँ स्त्रीलिंग कर लें, तो क्या वो सही होगा? नहीं, है ना। इसीलिए जब भी किसी भी चैप्टर में जो मेन पॉइंट होता है, जो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं या जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या जिस जगह आप गलती कर सकते हैं, उसको मैं बार बार बताती हूँ और अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इस चैप्टर में ही आपको हो सकती थी, क्यों? क्योंकि इनके अर्थ बिल्कुल एक जैसे हैं, जो अर्थ इनके हैं वही अर्थ इनके हैं। फर्क बस इतना है कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये स्त्रीलिंग के लिए। तो मेन जो है आपको ये याद रखने होंगे कि कौन से पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाएंगे और कौन से स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो इसको देख, या तो आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक साथ, जैसे मैंने लिखा है ऐसे एक साथ इन्हें लिख लीजिए ना, एक ब्लॉक बना के इनको एक ब्लॉक में लिख लीजिएगा, ये स्त्रीलिंग के हैं और ये पुल्लिंग के हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो। हाँ, तो इनको याद करने के लिए आप क्या करिएगा, एक ब्लॉक पार्ट 8 लिखिएगा, एक दो ब्लॉक बनाइएगा, एक में लिख लीजिएगा कहा, के, कहा, को और के। एक में लिख लीजिएगा का, के और का, ठीक है। जब आप पार्ट 8 कॉपी में लिखने लगेंगे तो लिखिएगा पार्ट 8 उसका नाम, ये दो ब्लॉक बनाइएगा, इसके आगे लिख लीजिएगा पुल्लिंग और इसके आगे लिख लीजिएगा स्त्रीलिंग।
शब्दों के अर्थ को लिखिएगा। क्यों? ठीक है, शब्द अर्थ में अलग अलग दिए तो हैं, मतलब अर्थ तो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आपको जब आप पार्ट 8 लिखेंगे उसके बाद ये 2 बना लेंगे ना, तो यही मेन चीज़ है जिसमें आप गलती कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इनको अगर आप अलग तरीके से थोड़ा अलग करके लिखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और इन्हें भूलेंगे नहीं है, इसलिए बता दूँ। फिर उसके बाद जो इस पार्ट का मेन पार्ट है, तो इसको ऊपर लिखिएगा, उसके बाद शब्दों के अर्थ को लिखिएगा। देखिए, तो इतनी सारी चीज़ें तो हमने कर ही पढ़ ली थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार पार्ट को शुरू करने से पहले फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि जब आप पार्ट पढ़ें तो वो आपको और आसान लगे। तो चलिए अब पार्ट के अर्थ को देखते हैं। पार्ट 8 कहा क के। तो पार्ट 8 का नाम क्या है? कहा, क और के। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। और इनका अर्थ भी बता दिया, ये भी बता दिया कि इनमें कौन कौन से शब्द हैं जिनका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा और कौन कौन से शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले मेन यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि स्त्रीलिंग का प्रयोग कहाँ होगा और पुल्लिंग का प्रयोग कहाँ होगा। उसके अलावा और बाकी तो नॉर्मल अर्थ हैं, जैसे आप पढ़ेंगे शब्दों के अर्थ को तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, किसका प्रयोग कहाँ करना है। वैसे तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताई ही। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट में पहला दे रखा है आपके में, अब देखिए यहाँ लिखा है ऐशा कहा लिखती लिखती। ऐशा का अर्थ होता है यह है, कहा मैंने आपको बताया ही, कौन अभी बताया ना पार्ट को शुरू करने से पहले, इसीलिए बता दिया ताकि पता नहीं कल आप भूल ना गए हों कल जो आपने पढ़ा। तो आज मैंने फिर से इसको रिवाइज़ किया और बताया। और लिखती का अर्थ हुआ लिखता है, तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा यह कौन लिखता है। फिर लिखा ऐशा छात्रा लिखती। ऐशा यानी कि यह, छात्रा का अर्थ हुआ छात्र, और लिखती का अर्थ हुआ लिखता है, यह छात्र लिखता है। सह लिखती, सह का अर्थ होता है वह, और ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला सह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह लिखता है। तो इस पूरे का क्या अर्थ हुआ? यह कौन लिखता है? यह छात्र लिखता है, वह छात्र लिखता है। ठीक है, देखिए कितना आसान था, केवल शब्द के अर्थ आपको पता हो, उसके बाद आप उसका अर्थ आराम से निकाल सकते हैं ना। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। और पहले जो पार्ट पढ़ाते हैं उसमें भी मैंने आपको जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द थे जिनका अर्थ एक था लेकिन वो अलग अलग थे शब्द, वो मैंने आपको बताते हुए चलती हूँ। चलिए आगे अब देखिए, तुम कहा असी। तुम का अर्थ क्या होता है? तुम। कहा का अर्थ मैंने बताया कौन, असी का मतलब हो। तो देखिए इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान आ रही होगी ना कि इसमें कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसी आ रही हैं जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 8 के पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें ये सारी चीज़ें आई थी, जैसे तुम, अहम, ये सारी चीज़ें आई थी। मैंने बताया था किसमें क्या प्रत्यय लगेगा, किसका क्या अर्थ होगा। तो इस चैप्टर में सब चीज़ें मिक्स होकर आई हैं। तो अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मैं पढ़ाती जाऊँ तो आप उनको साथ साथ रिवाइज़ भी करते जाया करिए, एक बार घर पे भी खुद से पढ़ा करिए, ठीक है। खैर चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। तुम कहा असी, तुम कौन हो, ठीक। अहम, अहम हरिणा अस्मि। अहम का अर्थ हुआ मैं, हरिणा यानी कि हिरण, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं हिरण हूँ। अहम चरामि। अहम का अर्थ होता है मैं, चरामि का अर्थ हुआ चरता हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं चरता हूँ। तुम कहा असी, तुम कौन हो? अहम हरिणः अस्मि, मैं हिरण हूँ। अहम चरामि, मैं चरता हूँ। देखिए कितना आसान था ना।
तो देखिए ये तुम हम लोगों ने पहले ही वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, याद आया आपको? ये वहीं से आया है। तो देखिए कितना आसान था। तुम का अर्थ पता हो आपको, अहम, हरिणा, अस्मि, सब अर्थ बस पता हो, आप पूरी लाइन का अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। युवाम को स्था, युवाम मैंने बताया था तुम दो, को का प्रयोग किया जाएगा, को का भी अर्थ होगा कौन, लेकिन जहाँ दो होंगे वहाँ को का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था ना आपको। और हिरन क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए को का ही प्रयोग किया गया है। और स्था का अर्थ हुआ हो, लेकिन देखिए यहाँ पर युवा को स्था, जो युवाम शब्द है, जो कौ शब्द है, जो स्था शब्द है, ये दो के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि इनका फिर ये दो के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले के चैप्टर में पढ़ाई हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ आज ही बताया है, जैसे कि को का अर्थ होता है कौन, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दो के लिए। चलिए इसके अर्थ को देखिए। युवाम को स्था, युवाम यानी तुम दोनों, को का अर्थ हुआ कौन, स्था का अर्थ हुआ हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम हरिणो स्वः, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दो। हरिणो, क्योंकि हरिणो है यानी ये दो हिरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। और स्वः का अर्थ होगा है। अब जब मैंने आपको शब्दों के अर्थ बताए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ दो के लिए है होगा, कहाँ एक के लिए है होगा, सब बताया था। शब्द अर्थ अगर आपको याद होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने कल आपको शब्द अर्थ पढ़ा दिए थे पहले ही, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। तो आवाम हरिणो स्व, हम दोनों हिरण हैं। आवाम चरावाह, हम दोनों चरते हैं। तो कितना आसान है ना। देखिए युवाम कौश था, तुम दोनों कौन हो। आवाम हरिणो स्व, हम दोनों हिरन हैं। आवाम चरावा, हम दोनों चरते हैं। देखिए कितना आसान था ना। केवल शब्द के अर्थ आपको पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि एक वचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे। इसलिए जब भी मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ साथ में बताती जाती हूँ और बार बार बताती हूँ कि कहीं आप एक वचन को बहुवचन में ना मिला दें, बहुवचन को द्विवचन में ना मिला दें, या ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताते चलती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आता होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए अब इसको देख लेते हैं। यूयम के स्था, अब यूयम का अर्थ होता है तुम सब, के का अर्थ भी होता है कौन, लेकिन कब प्रयोग करते हैं, जब दो से अधिक होते हैं ना, सब कौन, सब के लिए मैंने बताया था ना आपको। और स्था का भी अर्थ, स्था का अर्थ होता है हो, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। तो इसका हो जाएगा अर्थ तुम सब कौन हो। वयम हरिणः स्म, हम सब हिरण हैं। वयम यानी हम सब, हरिणा यानी बहुत सारे हिरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। स्मः का अर्थ वह है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब हिरण हैं। वयम चरामः, वयम का अर्थ होता है हम सब, चरामः का अर्थ हुआ चरते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम हरिणा स्मः, हम सब हिरण हैं। वयम चरामः, हम सब चरते हैं। बस आपको जब मैंने बताया था तो ये बता दिया था ना, एक वचन द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वो आपको याद रहेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वः का अर्थ होता है, लेकिन वो प्रयोग किया जाता है हम दो के लिए। स्मः का अर्थ होता है, लेकिन वो प्रयोग किया जाता है हम सब के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, तभी आप अच्छे से अर्थ को समझ पाएंगे। ठीक है। फिर एषा का अस्ति, अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एषा, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एषा, और वहाँ हमने पढ़ा था का, अब पढ़ रहे हैं का। तो एषा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, एषा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। कहा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, और का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ये चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। यह कौन है, एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा
कोकिला अस्ति। एषा का अर्थ हुआ यह है, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, अस्ति का अर्थ होता है, यह कोयल है। सा कूजती, सा का अर्थ होता है वह, कूजती का अर्थ होता है कूकती है। यानी एषा का अस्ति, एषा कोकिला अस्ति, सा कूजती। यह कौन है? यह कोयल है, वह कूकती है। बस एषा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग, एषा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और सहा जिसमें विसर्ग लगता है वो पुल्लिंग के लिए, और सा इसका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ठीक। अब एते के स्तः, एते यानी ये दो, के का अर्थ हुआ कौन, लेकिन दो के लिए प्रयोग करते हैं, याद आया? कौन, स्तः यानी है, ये दोनों कौन है। एते कोकिले स्तः, एते यानी ये दो, कोकिले यानी कोयल, दो कोयल के लिए प्रयोग किया जा रहा है, स्तः यानी कि है, ये दोनों कोयल है। ते कूजता, ते यानी ये दोनों, कूजता यानी कूजती हैं। तो एते के स्तः, ये दोनों कौन है? एते कोकिले स्तः, ये दोनों कोयल है। ते कूजता, और ते का अर्थ क्या होता है? वे दो, तो इसका अर्थ हो जाएगा वे दो कूकती हैं। एते के स्तः, ये दोनों कौन है? एते कोकिले स्तः, ये दोनों कोयल है। ते कूजता, वे दोनों कूकती हैं। तो ये कितना इजी है ना, देखिए कितना आसान था। केवल बस ये याद रखना है, एक के लिए, एक वचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे आएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था द्विवचन के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवचन से ज़्यादा यानी कि बहुवचन के लिए। तो देखिए इसमें पूछा है एतः का सन्ति, एतः यानी ये सब कौन है। एतः कोकिला सन्ति, यह सब कोयल है। ता कूजन्ति, तो ये देखिए इसका अर्थ हो गया एतः का सन्ति, ये सब कौन है। एतः कोकिला सन्ति, ये सब कोयल है। ता कूजन्ति, तो देखिए वही अर्थ है, कितना आसान है। बस एक को अगर आप निकाल लेंगे तो बाकी सब निकाल लेंगे, अर्थ आपको आ ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप चित्र को भी देखते हैं तो समझ में आएगा कि ये पहले प्रयोग किया गया एक वचन के लिए, फिर प्रयोग किया गया द्विवचन के लिए, उसके बाद प्रयोग किया गया बहुवचन के लिए है। तो इसी प्रकार आप सारे अर्थ को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस ये पता होना ज़रूरी है कि शब्दों के अर्थ क्या हैं और कौन से शब्दों के अर्थ को एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, कौन से शब्द के अर्थ को द्विवचन के लिए प्रयोग करते हैं, और कौन से शब्द के अर्थ को बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी ये सब बहुत आसान है, बहुत ईजी है। किसी भी पार्ट के अर्थ को आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के अर्थ को जानेंगे। ओके।